ओके। सो प्लेराइट के लिए जो प्रीरिक्विजिट है, दैट इज वीएस कोड। जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे ना, वीएस कोड पे करेंगे। उसके बाद उस वीएस जो कोड होगा, उसको मैं सेंट्रल रेपोजिटरी पे रखूंगा। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल रेपोजिटरी आपके सामने बनाऊंगा और उसको फिर ये करूंगा, ऐड करूंगा। गिटहब में सेंट्रल रेपोजिटरी होगा, उसका लिंक मैंने नहीं दिया है अभी। ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे उसके बाद। ओके। अगर जिनके पास, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, एक और इम्पॉर्टेंट लिंक है, दैट इज नोड डॉट जेएस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। आपके अपने सिस्टम में नोड डॉट जेएस होना चाहिए इंस्टॉल। ये नोड विंडोज का होगा तो आप एमएसआई या बाइनरी जो भी एमएसआई इंस्टॉलर आपके आपके पास आ जाएगा इंस्टॉलर के थ्रू। ये उसका लिंक है। जेएस इंपॉर्टेंट है। नोड जेएस आपके सिस्टम पे नहीं होगा तो बहुत सारे कमांड नहीं चलेंगे। और वो उसको अवेलेबली हम लोग ये दो तीन जो है वेबसाइट यूज करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट और स्टार्टिंग से। ओके। तो ये कुछ मैंडेटरी और प्रीरिक्विजिट है आप रेडी विद दिस, जिसमें ये दो जितने भी इंस्टॉलेशन वाले पार्ट है, जैसे प्ले वीएस कोड जो है वो पहले नोड जेएस को करेंगे, फिर वीएस को करेंगे, और ये गिट को उसके बाद कर लेंगे, या फिर गिट पहले करेंगे। लेकिन नोड जेएस से पहले वीएस कोड से पहले नोड जेएस कर लीजिएगा। ओके। इंस्टॉलेशन ये प्रीरिक्विजिट्स है। ये मैं आपको ये डॉक्स का शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सर मेरे सिस्टम में जीएस कोड था, तो नोट जेएस इंस्टॉल करने के बाद अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर नहीं चलेगा? नहीं, नोड जेएस चलेगा। समटाइम्स क्या होता है कि चलेगा। नोड जेएस के कुछ वीएस कोड कुछ है ना, वो नोड जेएस को चेक करता है कुछ पैकेजेस के लिए। तो अगर होगा तो नोड जेएस जब इंस्टॉल करेंगे तो अपडेट होगा। ठीक है। बेसिकली नोड जेएस में एक कमांड होता है, हम लोग एनपीएम ये चलाते हैं, एनपीएम कमांड यूज करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा, राइट? आप इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ हम लोग चल रहे प्ले राइट। ठीक है। प्ले राइट क्या है? ये मैं और इसका टाइप स्क्रिप्ट दो, और इवन की मैं यहाँ पे एक और मैं यूज कर लेता हूँ, कुकुम्बर। कुकुम्बर में कुकुम्बर ग्राफिक्स और ठीक है। ये देख लेंगे कौन सा यूज करना है मुझे। एक्सटेंड रिपोर्ट, रोड मैप ये रहेगा हमारा। कुकुम्बर जेनकिंस जेनकिंस CIC दिखाते हैं। ओके। तो ये टॉपिक होगा जो कि हम लोग यहाँ पे चेक थ्रू आउट द सेशन, जो प्ले राइट का सेशन होगा इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्ले राइट एक टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। और इस टूल का यूज हम लोग ऑटोमेशन के लिए कर रहे हैं, एपीआई एंड यूआई। ये अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इसका। ठीक है। ये मार्केट में डिमांड की वजह, इसका प्ले राइट का इसकी दो वजह। पहली वजह यह है कि ये इस जावा स्क्रिप्ट को के साथ बहुत अच्छा टाइप है, टाइप स्क्रिप्ट स्पेशली। ठीक है। ऑल दो सेलेनियम भी जावा स्क्रिप्ट के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जितनी इफिशियंसी वो जावा के साथ है उतनी उस इफिशियंसी के साथ आप नहीं कर सकते जावा स्क्रिप्ट के। ऑल दो जावा स्क्रिप्ट के साथ सपोर्ट है उसका। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में ज्यादातर सेलेनियम सेलेनियम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो सेलेनियम के साथ लोग जावा को ही प्रीफर करते हैं, या पाइथन। उसी तरीके से प्ले राइट इन द सिमिलर वे, प्ले राइट का जो प्रेफरेंस है वो क्या है, टाइप स्क्रिप्ट के साथ है या फिर पाइथन के साथ है। पाइथन के साथ इसलिए है कि पाइथन भी आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके। पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इस वजह से प्ले राइट को लोग पाइथन के साथ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो प्ले राइट को टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के साथ ही, टाइप स्क्रिप्ट बोलेंगे तो ये जावा स्क्रिप्ट ही है। जावा स्क्रिप्ट एडवांस वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ओके। तो ये आपके मार्केट में डिमांड है विद द जावा स्क्रिप्ट प्ले राइट। अब हमने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन सेशंस में हमने आपको बताया था कि प्ले राइट जो है वो उसकी जो उसका जो हाँ इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंस मार्केट में इस वजह से है कि जो सेलेनियम में हम लोगों को कस्टमाइज करना पड़ता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स होता है वो सिंक्रोनाइजेशन का है। अगर हम हंड्रेड्स ऑफ द टेस्ट, अगर एक सूट है उसके अंदर हमारा हंड्रेड्स ऑफ द टेस्ट केसेज है, तो ड्यू टू द सिंक्रोनाइजेशन वो क्या होता है, वो 10 से 15 हमारा टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं। अगर उनको मैनुअली आप रन करोगे तो वो फ्लो आपका करेक्ट होगा, वो डेटा जो आप टेस्ट डेटा के लिए यूज कर रहे हैं वो टेस्ट डेटा भी आपका वैलिड होगा। ऑल दो वो टेस्ट स्क्रिप्ट जो है, जो ऑटोमेशन से आपने रन किया है, वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था सेलेनियम के अंदर। इस उस सेलेनियम के लिए, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सेलेनियम ने इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, फ्लुएंट वेट, उससे उससे भी अगर नहीं हैंडल होता है तो हम लोग क्या यूज करते थे, स्टैटिक वेट थ्रेड डॉट स्लिप यूज कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब फ्रेम्स में हम लोग जब फ्रेम्स की बात करते हैं, जब एक पेज दूसरे पेजेस के साथ इंटीग्रेट हो रहा होता है और वो जो सेकंड पेज है, जो थर्ड पेज जो है, वो थर्ड पार्टी एपीआई से डेटा फेच कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रेड स्लिप्स मीनिंग स्टैटिक वेट से ही इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप फ्लुएंट वेट यूज करें, एक्सप्लिसिट वेट यूज करें, वो फेल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट एवरी केसेस। तो आई फ्रेम के साथ मोस्ट ऑफ द मेरा जो एक्सपीरियंस है वो स्टैटिक के साथ है। मैंने एक बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहाँ पे मैं एक पेज ओपन करता था, तो पेज वो इंटीग्रेटेड था किसी और पेज, थर्ड पेज के साथ, और वो थर्ड पार्टी टूल्स एपीआई से वो कॉल होता था। आई वर्कड विद द एक्सप्लिसिट एंड फ्लुएंट वेट at a stage 1 week, but I had not found the workaround of that. Then at last I used that the static, and that started working. So ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन का इशू है, सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हम लोग यूज करते हैं जावा के अंदर, ये सेलेनियम के साथ। ओके, सेलेनियम में क्या होता है, हम स्टैटिक वेट, बट यहाँ पे प्लेराइट में इसी वजह से बहुत सारी चीजें, लेकिन ये एक मेन फोकस है। क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर पूछते हैं आपसे कि प्लेराइट में ऐसा क्या फीचर्स है जिसकी वजह से पॉपुलर है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द प्लेराइट, तो दैट इज व्हाट द सिंक्रोनाइजेशन। ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड है, मीनिंग कि अगर हमारा जो सेलेनियम्स में जो सिंक्रोनाइजेशन के इशू की वजह से जो टेस्ट केसेस फेल हो रहे थे, प्लेराइट में वो फेल नहीं होंगे क्योंकि वो ऑटो हैंडल्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इसका बहुत ही फास्ट है। एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन फास्ट, हेडलेस एंड हेड मोड दोनों में, हेडलेस एंड ब्राउजर। उसके बाद आपका है ब्राउजर सपोर्ट। नो नीड टू वरी अबाउट योर हैंडलिंग और डाउनलोडिंग द ब्राउजर। ब्राउजर के लिए आपको सेलेनियम में क्या करना पड़ता है, अभी सेलेनियम 4 में वेब ड्राइवर मैनेजर है जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। यहाँ पे ब्राउजर सपोर्ट में आपका क्रोम है अगर, और क्रोमियम है, एंड आप पर्टिकुलर प्रोफाइल वाले क्रोम पे भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर हम ब्राउजर सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट किसको करता है, क्रोम को, ऑलमोस्ट फायरफॉक्स, वेबकिट, एज, ओके, सफारी, उसके अलावा और वेबकिट होगी। तो मैं यहाँ पे क्रोम का एक एग्जांपल दे रहा था कि क्रोम अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर क्रोम आप यूज कर रहे हैं क्रोम, तो आपका नॉर्मल क्रोम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्रोमियम यानी कि इसका अपना क्रोम जो है ये आपका अपना होगा क्रोमियम, ये प्लेराइट का क्रोम वेब ड्राइवर होगा, और प्रोफाइल क्रोम पे भी एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर हम अभी यहाँ पे google.com ओपन करते हैं तो ये google.com मेरे एक प्रोफाइल पे ओपन हो रहा है, ठीक है, इस वेब पर्सन 1 पे, ठीक है, इंडियन वेब पर्सन 1 पे, ठीक है। अगर हम इसी पे सिर्फ रन करना चाहें वेब पर्सन 1 पे, तो हम ये प्लेराइट यहाँ पे हम प्लेराइट आपको ये फैसिलिटीज देता है कि आप अपना प्रोफाइल बनाकर उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब प्रोफाइल की जब बात होती है तो प्रोफाइल क्यों यूज करना है मुझे, हम नॉर्मल पे भी यूज कर सकते हैं, है ना, नॉर्मल ब्राउजर पे भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये हमने लॉगिन नहीं किया, कोई प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ है, तो ये हमारा जो होगा इस पे नॉर्मली ये रन कर जाएगा, राइट।
लेकिन अभी देखिए साइन इन डिसेबल्ड है, मीन्स कोई भी यहाँ पे हमारा लॉगिन नहीं है किसी भी यूजर से। लेकिन हम चाहते क्यों है कि ये प्रोफाइल पे रन हो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली बैंकिंग में जाएंगे और इसमें शेयर मार्केट की एप्लीकेशंस में, तो नॉर्मल आपका एप्लीकेशंस किसी भी ब्राउजर पे नहीं ओपन होगा, उसके लिए आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उसी प्रोफाइल पे वो ओपन होगा ब्राउजर। यानी कि जो आप लिंक देंगे वो प्रोफाइल को वैलिडेट करेगा, और उस वो प्रोफाइल अगर वैलिड होगा देन ओनली आप क्या करेंगे, आपका वो एप्लीकेशन ओपन होगा। ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द प्रोफाइल नाउ। ये थे, तो ये ब्राउजर, ये सारे ब्राउजर के साथ वही केस होंगे हर ब्राउजर के। और इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली हम लोग पहले नॉर्मल पे खोलेंगे और क्रोमियम पे खोलेंगे और प्रोफाइल क्रोम पे ओपन करेंगे। नेक्स्ट है जर्किन्स। कुकुम्बर का सपोर्ट है, कुकुम्बर का सपोर्ट है, यानी बीडीडी का सपोर्ट इसके साथ है, एंड टीडीडी। तो बीडीडी एंड टीडीडी, बीडीडी क्या होता है और टीडीडी क्या होता है। बीडीडी हम लोग एप्लीकेशंस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करते हैं। लेट अस सपोज ये हमने ये एक डेमो एप्लीकेशन है, ऑरेंज HRMS, एक HR एप्लीकेशन है, डेमो एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन की बिहेवियर ये है कि जैसे ही इसको URL पास करते हैं तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं, है ना। लॉगिन से पहले आप कोई भी ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप लॉगिन करें, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग डैशबोर्ड होगा, उसी अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप अपने ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। नॉर्मल एक मैं Myntra.com ओपन करता हूं, तो यहाँ पे इसकी क्या बिहेवियर है कि Myntra.com ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो इंडेक्स पेज है उस पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाएंगे। ओके, मैंने मेंस पे क्लिक किया, टी शर्ट पे क्लिक किया, तो ये क्लिक बिहेवियर पे क्या हो रहा है, हमारा पेजेज न्यू पेज ओपन हो रहा है विद द डिटेल्स। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन का बिहेवियर है। ओके, इसके बेस्ड पे जो हम अपना ऑटोमेशन सूट डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो बीडीडी में होता है। अब नाउ यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि एप्लीकेशन तो सारे इसी तरीके से काम करेंगे, है ना, तो ये बीडीडी टीडीडी से अलग कैसे। अब देखें यहाँ पे जो हम लोग हाइब्रिड मोड कहलाता है, हाइब्रिड मोड। अब लेटर सपोज कि हमें सिर्फ इस एप्लीकेशन की क्लिक इवेंट्स को करना था। ओके, हमने फर्स्ट वाले क्लिक इवेंट्स को शो किया, ठीक है, यहाँ पे HTML एक्सेल जो भी हमें सेलेक्ट करना था वो हमने कर लिया। ओके, ये मैसेज को अभी तक हमने कोई भी डेटा को पास नहीं किया इस एप्लीकेशन में कोई डेटा पास किया, हमने सिर्फ क्लिक इवेंट एप्लीकेशन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट अभी तक के हम अपनी तरफ से कोई किसी तरह का डेटा सप्लाई नहीं किया है। ओके, नाउ अब अगर इसी कंडीशंस में आपको बोला जाता है कि कैजुअल सर्च को आपको करना है, और कैजुअल सर्च में भी आपको सपोज कर लें कि ब्लू कलर का, तो यू आर पासिंग टू डेटा, कैजुअल सर्च एंड ब्लू कलर। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये डेटा हम कहां से पास कराएंगे, अपने फ्रेमवर्क से पास कराएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा कि ये डेटा डिपेंडेंसीज फ्रेमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं टीडीडी। और टीडीडी जो होता है वो समटाइम्स की ड्रिवेंस होता है। जैसे सपोज कर लें कि हमने फ्रेमवर्क्स बनाया और उस फ्रेमवर्क्स में मल्टीपल पेजेज, उस पेजेज के अंदर हम यहाँ पे जो वैल्यूज दे रहे हैं वो ये क्या है, यूजर नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं और पासवर्ड दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं या फिर उसको क्या कर रहे हैं, एक कीवर्ड के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं अपने वैल्यूज को, अपने डेटा को। तो इस केस में भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड ड्रिवेन ओके एप्लीकेशन। और कीवर्ड ड्रिवेन एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं टीडीडी। तो बीडीडी के अंदर कभी ये क्वेश्चन हो जाता है, ये थोड़ी सी बेसिक है, बीडीडी में भी कभी ये क्वेश्चन हो जाता है कि क्या बीडीडी जो है टीडीडी के, सिंपली जो टीडीडी का कंसेप्ट है वो हम लोग टेस्टएनजी का डेटा प्रोवाइडर हम लोग यूज करते हैं। सिंपल टेस्टएनजी, जहां पे अक्सरियत और मेजोरिटी ऑफ द पेजेज में हमें टेस्ट डेटा यूज करना हो तो हम लोग फ्रेमवर्क कैसा डिजाइन करते हैं, टीडीडी। और उसमें जो फ्रेमवर्क हमारा एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क होगा वो टेस्टएनजी हम लोग यूज करते हैं। ओके, और दूसरा कौन सा फ्रेमवर्क है, JUnit है, जो कंट्रोल करता है आपको। ठीक है, अगर हम ये जावा की बात कर रहा हूं, अगर हम पाइथन में जाएंगे तो पाईटेस्ट है, जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे तो मोचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स है, टेस्ट फ्रेमवर्क्स है। ओके, ये हमारे टेस्ट को कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, कितना हमें डेटा प्रोवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे जो जब भी हम लोग यूज करते हैं, अगर सेलेनियम जावा की मैं बात कर, अभी कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ, तो हम लोग यूज कर लेते हैं टेस्टएनजी।
ऑल्दो पाई टेस्ट में भी हम लोग यूज करते हैं डेटा, यहाँ पे भी क्या यूज होता है, डेटा प्रोवाइडर हमारे पास क्या है, फिक्सचर्स है। ओके, मोजा में भी डेटा प्रोवाइडर है सर। नाउ क्वेश्चन ये होता है कि अगर सिंपली, चूंकि जो हमारा माइंडसेट है वो ये कि जो जब भी हमें डेटा सप्लाई करना हो अपने टेस्ट केसेस को, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं टीडीडी। बट अगर हमें बीडीडी से करना हो तो क्या पॉसिबल है? यस, इट इज ए पॉसिबल। हम डेटा दे सकते, यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है घरकिन्स में, सिनारियो आउटलाइन, जो कि हम इन लाइन डेटा प्रोवाइड करते हैं, इन लाइन डेटा प्रोवाइड। दूसरा जो है वो टेबल भी हम यहाँ पे, ओके, और एक्सेल से भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज सम को कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सेरेनिटी हमने यहाँ पे यूज किया है, सेरेनिटी में डायरेक्ट जो है एसोसिएशन है डेटा, एक्सटर्नलाइज डेटा। अब एक्सटर्नलाइज डेटा में आप किसी को भी एसोसिएट कर सकते हैं, एक्सेल को कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल को कर सकते हैं, जेसन फाइल हो सकता है, एंड एक्सएमएल फाइल हो सकता है, किसी को। ओके, दिस इज व्हाट द सेरेनिटी में एक्सटर्नलाइज डेटा को सपोर्ट करता है। बट ये घरकिन्स में डायरेक्ट नहीं है। घरकिन्स अगर आप यूज कर रहे हैं, घरकिन्स कुकुम्बर या घरकिन्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अपने कोड को कस्टमाइज करना पड़ेगा। किसके लिए? एक्सटर्नलाइज डेटा के लिए। लेकिन सेरेनिटी अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नलाइज डेटा के लिए वहां पे ऑलरेडी एनोटेशंस है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक्स थी। नाउ एक्सटेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्टिंग पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, और CI/CD जो है वो हम यूज करते हैं। जेनकिंस जो यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, शेड्यूलिंग टास्क, तो ये बाद में पढ़ेंगे। और हमने यहाँ पे गिटहब यूज करना है, वो किसके लिए, रेपो के लिए, रेपोजिटरी हम यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, अभी हमने एक बैकग्राउंड आपको दे दिया है, ये डेफिनेशन। टाइप स्क्रिप्ट का हमने नहीं बताया। टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सिमिलर टू द पाइथन। अगर पाइथन आप लोगों ने सुना है, जिसने जावा स्क्रिप्ट को सुना है तो वो पाइथन के बारे में भी जान ले, और जो टाइप स्क्रिप्ट जो जानते हैं वो, और पाइथन के बारे में नहीं सुना तो वो पाइथन के बारे में, तो दोनों एक तरीके से सिमिलर ही है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यहाँ ये स्क्रिप्टिंग मोस्टली ये क्या किसके लिए यूज होता है, HTML पेजेस के लिए। HTML पेजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, एडवांस करने के लिए। यानी कि जो भी हमारे पास लैंग्वेज होते थे वो बिजनेस लॉजिक कहलाता था। यानी कि डेटा मोस्टली जो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक के मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द थर्ड पार्टी और डीबी, डायरेक्ट हम डीबी की बात करते हैं। एक मैं यहाँ पे, ओके, तो ये जो एक्सट्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है क्या, एसक्यूएल सीक्वेल। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्कीमा का नाम हमारा जून है। ओके, नाउ ये एक स्कीमा है, इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स है। हमने टेबल्स में एक एम्प्लॉय नाम का टेबल्स है, उसके अंदर हम सारे एम्प्लॉय के डेटा को, के इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको देखना चाहता हूं तो डेटाबेस पे हम यहाँ पे क्यूरी करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्यूरी करते हैं। तो ये हमारा डेटा फेच हो गया। अब इसी डेटा को हमें कहाँ पे लेके जाना है, ये HTML पेज पे लेकर के जाना है। यहाँ पे सपोज कर ले कि यहाँ पे जब हम लॉगिन करें तो हमारे सारे क्या होगा, एम्प्लॉइज डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे जो कनेक्शंस बनता है, इंटीग्रेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा को। ठीक है, तो बेसिकली जावा जैसा लैंग्वेज हो, जावा हो, C# की हम बात करते हैं, पाइथन की बात करते हैं, तो ये लोग जो है वो बिजनेस लॉजिक डेवलपमेंट के, ये जो लैंग्वेजेज यूज होते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम लोग HTML यानी कि ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने लगे तो कुछ हमारा डिजाइनिंग पर्पज से, और कुछ अब यहाँ पे दो तरीके का कंसेप्ट आ गया, सर्वर साइड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। आपने जब टेस्टिंग में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। ओके, क्लाइंट साइड पे क्या होता है, उस पेज पे जो HTML पेज हमारा ओपन हुआ है, उस पेज पे हम वैलिडेशन पुट करते हैं। वैलिडेशन फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा क्या है, ऑरेंज HRM है। ठीक है, और यहाँ पे हमने, लेटर सपोज इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अभी ये हमने ओपन किया है। ओके, 10 मिनट्स में ये खत्म हो जाएगा, फिर सेम लिंक पे आप लोग कनेक्ट होंगे। ओके, इंशाल्लाह। अब ये हमारा ये पेज है, सॉरी, ये HTML पेज है। जब हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है, ये इसका शकल सबाहत चेंज हो गया, और यहाँ पे आ गया रिक्वायर्ड, एक मैसेज आ गया। मीन्स कि ये जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक के ये क्या होगा, ये लॉगिन हमें आगे नहीं जाने देगा। हमने यहाँ पे दिया, सपोज कर लो एडमिन की जगह पे हमने दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर।
ठीक है, और पासवर्ड पासवर्ड में हमने दे दिया 1234567890। जब हम लॉगिन करते हैं तो ये कंट्रोल जो है, कंट्रोल जो है वो क्या किया, एपीआई को कॉल किया। ये लॉगिन के साथ एक एपीआई एसोसिएटेड है, ओके, और वो क्या होगा, वो उस सर्वर को हिट करेगा जहां पे डीबी है। ठीक है, सपोज कर ले कि ये हमारा डीबी है, ठीक है, वो एपीआई इस डीबी को हिट करेगा और सेलेक्ट करेगा कि इस नाम का यूजर आईडी इस डेटाबेस में प्रेजेंट है विद दिस पासवर्ड। ठीक है, तो वो किधर हो रहा है, आपके पेज पे नहीं हो रहा है, बिहाइंड द पेज ये चल रहा है। ये स्टोरेज जो है बिहाइंड द पेज चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस लॉजिक। तो जितने भी बिजनेस लॉजिक है यानी कि कनेक्टिविटी एक पेज से जब हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो वो पार्ट जो है वो कहलाता है हमारा सर्वर साइड वैलिडेशन। यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन अब हम मोस्टली एपीआई के साथ करते हैं, पहले होता था डायरेक्टली हम कॉल करते हैं। लेकिन ये एपीआई क्या है, एपीआई फर्दर ये फिर माइक्रो सर्विसेज है, वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज जो आप इसको कॉल कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज। और फिर ये माइक्रो सर्विसेज जो होते हैं डिवाइड होते हैं बीन्स में, अगर जावा की बात मैं कर रहा हूँ, और हर एक बीन्स जो है वो कॉल करते हैं फिर डीबी के साथ कनेक्टिविटी होती है। तो हर एक एपीआई जो होता है वो किसी ना किसी माइक्रो सर्विसेज के साथ या वेब सर्विसेज के साथ एसोसिएट होता है, और वो हर एक वेब सर्विसेज मल्टीपल बीन्स के साथ होता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, और वो बीन्स जो होता है, एक बीन्स जो होगा वो एसोसिएटेड होगा किससे, डीबी के साथ। ओके, तो ये जो वैलिडेशंस बिहाइंड द पेज चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशंस, और जो ऑन द पेज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जो कि वैलिडेट करते हैं पेजेज पे, हमने एक एग्जांपल आपको बताया। ऑल इसके अलावा यहां पे अगर हम जाते हैं तो इंटरनली बहुत सारे ऐसे जावा स्क्रिप्ट के फाइल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशंस का स्ट्रक्चर होता है वो लेजी लोड का कंसेप्ट होता है। अगर आप यहाँ पे जाएं और मिंत्रा पे देखें, क्योंकि ये हेवी एप्लीकेशंस है, इसमें क्या है, बहुत ये हेवी एप्लीकेशंस है, तो देखेंगे आप एक बार में पेज नहीं लोड हो रहा है, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं पेज तब लोड हो रहा है, राइट। आप अगर किस ये पे जाते हैं तो जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे वो पेज लोड होगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे, अब ये नेक्स्ट पेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा आपने कि लोड हो रहा था, लोड, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, ये लोडिंग का सिंबल आ रहा था। इट मींस दैट दे हैव द मैकेनिज्म ऑफ लेजी लोड्स। ओके, दे हैव द मैकेनिज्म ऑफ लेजी लोड्स। अब ये इसलिए क्यों कर, ये लेजी लोड्स का कंसेप्ट कब आया, 2003 या 4 में एजेक्स नाम का एक एप्लीकेशन आया था जो कि लेजी लोड्स का कंसेप्ट लेकर गया। ये क्या होता है लेजी लोड, लेजी लोड्स के मतलब ये होता है कि अगर 2003 के पहले अगर आपने काम किया होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा, जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते थे तो क्या होता था, हमने रिक्वेस्ट किया, अब वो पेज लोड हो रहा है, तो पेज लोड होने में अगर टाइम लग रहा है तो वो पेज ब्लैंक दिखता था। ठीक है, ओके, तो वो पेज जो ब्लैंक दिखता था वो एक तरीके से इरिटेटिंग था, और वहां पे जो इंड यूजर थे जिनको एक्सपीरियंस नहीं था कि ये, तो उनको लगता था कि मैंने कोई गलत रिक्वेस्ट दे दिया जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो उसको लेजी लोड मैकेनिज्म के थ्रू ये किया गया कि अगर आप नेक्स्ट पेज का रिक्वेस्ट दे रहे हैं और वो नेक्स्ट पेज से रेस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, तो स्टिल यू आर वेटिंग on the same page, or you can give that the information to the user that it is a taking time to load। तो ये कहलाता है आपका लेजी लोड। ओके, तो लेजी लोड का जब मैकेनिज्म आया तो ये जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपका यहाँ पे ज्यादा यूज होने लगा। अब हम लोग मोस्टली डिजाइनिंग पर्पस के लिए भी जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, बहुत सारे अब यहाँ पे कंसेप्ट हैं, हम लोकलाइजेशन का कंसेप्ट लोकल्स की बात करते हैं। अब अगर हम उन्हें अपने वेबसाइट को यूएसईएन में बनाया है, ओके, एंड सपोज कर लो कि हमने हिंदी में बनाया है एंड उर्दू में बनाया है, तो ये इनके जो स्क्रिप्टिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। इंग्लिश की स्क्रिप्टिंग अलग है, हिंदी की अलग है, उर्दू की अलग है। हम लोग क्या करते हैं कि पेजेज को कपल्ड करते हैं, यानी कि सपोज कर लें कि हमारा ये एक पेज है, स्टार्टिंग में डिफॉल्ट किस में ओपन हुआ है, इंग्लिश में ओपन हुआ है। अगर किसी ने स्विच किया हिंदी में तो हमारे पास ऑलरेडी हिंदी के टेम्पलेट है। हम लोग क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द जावा स्क्रिप्ट इस पेज पे इसी लोकेशंस पे वो टेम्पलेट हमने हिंदी का ओपन कर दिया। अगर कोई स्विच करता है उर्दू का तो उसी लोकेशंस पे हमने क्या किया, हमने उर्दू का ओपन कर दिया। तो ये क्या हुआ, यूजर को एक्सपीरियंस हुआ कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, वी आर नॉट कन्वर्टिंग द वर्ड्स,
बट हम लोग टेम्पलेट सिमुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिमुलेशन हो रहा है, टेम्पलेट का सिमुलेशन होता है, एंड दिस इज ओनली हैपेंड बाय यूजिंग दैट द जावास्क्रिप्ट। हम लोग इसको कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ओके, तो जावास्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा यूज है आज सर्वर साइड क्लाइंट साइड डिजाइनिंग में, क्लाइंट साइड एंड इवन के नोड डॉट जेएस जो है सर्वर साइड भी वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। और जावास्क्रिप्ट पहले जो कंसेप्ट था वो क्लाइंट साइड यानी कि एचटीएमएल पेज पे वैलिडेशन के लिए बनाया गया था। अब नो इसकी यूज हम लोग सर्वर इटसेल्फ जावास्क्रिप्ट अब वो बिजनेस लॉजिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज होता है। ओके, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के अलावा हम बिजनेस लॉजिक भी डेवलप करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आज नोड डॉट जेएस उसका एग्जाम्पल है। नोड जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस, ये दो एप्लीकेशन जो है वो एग्जाम्पल है, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड बोथ वैलिडेशन बोथ आप डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। और उसका एडवांस वर्जन है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में जहां जहां पे जावा में कलेक्शंस वगैरह नहीं था, टाइपस्क्रिप्ट में चूंकि अब इसकी डिमांड्स बढ़ रही है, क्योंकि ये बहुत फास्टर एग्जीक्यूट होता है, पेजेस के साथ लोड हो जाता है इसकी लॉजिक्स, तो वो इसका यूज यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। Now we will connect in after 10 to 15 minutes, okay? On the same link, I will share with that, okay? And then we will see that the playwright में हम किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोग्राम किस तरीके से करते हैं, okay? See you in the next session. ओके सर, Okay, thank you. थैंक यू सर। ठीक है, अभी 15 मिनट के बाद ज्वाइन करना। हाँ, 15 मिनट। जी जी।